हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। ये देख रहे हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियमों को लिखे। रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत सारे नियम होते हैं, वो सारे नियम हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिएगा पहला नियम क्या कहता है। सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्नांकित नियमों का पालन करना पड़ता है। लिखने के लिए निम्नांकित नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों का पालन करना पड़ता है। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला नियम लिखेंगे नंबर 1। देखिए नियम नंबर 1 है अभिकारक के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। आप लोगों को बताए थे समीकरण के बाईं ओर वाला को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और दाईं ओर वाला को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो उसके अनुसूत्र या उसको संकेतों के रूप में लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का उसका नाम नहीं लिखते, उसका अनुसूत्र लिखते हैं इस पट्टे में, इस पार में लिखने वाले को दाईं ओर लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दाईं ओर लिखते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं, और बाईं ओर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। तो वही पहला बात करा, अभिक्रिया के अभिकारकों को लिखेगा पहला, अभिक्रिया के अभिकारकों को नियम नंबर 1 अभिक्रिया के अभिकारकों को अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों या अनुसूत्र होता है या अनुसूत्रों के पदों में अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण के किस ओर, बाईं ओर लिखा जाता है। पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। क्या लिखे हैं देखिए, अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिक्रिया का जो अभिकारक होगा उनके संकेतों, इस पार वाले को अभिकारक कहते हैं, बाईं ओर वाले को अभिकारक कहते हैं, और दाईं ओर वाले को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब नियम नंबर 2 देखेगा। दूसरा नियम नंबर दूसरा करा कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। हमेशा इसके बीच में प्लस का ही चिन्ह दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए अभिकारकों के सूत्रों के बीच नंबर 2 अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह करने का मतलब है प्लस, धन चिन्ह करने का क्या मतलब है, प्लस के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। ठीक है, नियम नंबर 3 देखेगा। नियम नंबर 3 कराए अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। समझ ये बात है, अभिक्रिया के प्रतिफलों को
अभिक्रिया के प्रतिफलों, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में, संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को किधर लिखता है? अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं और प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं, और लिखा जाता है। अब चौथा नंबर नियम दिखेगा, चौथा नियम नंबर 4, नियम नंबर चौथा देखिएगा। चौथा का प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफल जैसे अभिकारक के बीच के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, तो इसी तरह प्रतिफल के बीच में क्या देंगे? धन चिन्ह देंगे। प्रतिफल के बीच में क्या देंगे? धन चिन्ह देंगे। तो लिखा है प्रतिफलों के सूत्रों के बीच प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। धन चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफलों के सूत्रों के बीच क्या देता है? धन चिन्ह दिया जाता है। 5वां नंबर देखिएगा। अभिकारकों और प्रतिफल को तीर चिन्ह अलग अलग प्रदर्शित करता है। तीर चिन्ह द्वारा क्या करते हैं? अलग अलग प्रदर्शित करता है। बीच में तीर रहेगा और तीर के इस पट्टी में मूल्य a प्लस बी कुछ हुआ है और इस पट्टी में c प्लस डी कुछ हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको अभिकारक कहते हैं। इसका क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आप लोगों को बताते हैं इसको अभिकारक। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। मतलब कि समीकरण के दाईं ओर वाले को प्रतिफल कहते हैं और समीकरण के बाईं ओर वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। समीकरण के बाईं ओर वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक। समीकरण के दाईं ओर वाले को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो यही बात सेम टू सेम लिखेंगे 5वां नंबर में। अभिकारक और प्रतिफलों को, अभिकारक और प्रतिफल को कौन अलग करता है? अभिकारक और प्रतिफल को अलग करता है ये कौन अलग करता है? ये तीर चिन्ह अलग करता है। वो लिखेंगे अभिकारक और प्रतिफलों को, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह तीर का निशान कैसे होता है? इससे होता है। एक तीर चिन्ह द्वारा, एक तीर चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं, अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। ये द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। समझ बात लिखे हैं। जैसे देखिएगा a प्लस बी c प्लस डी, कहाँ गए? हेलीकॉप्टर देखने हैं। a प्लस बी, इसको क्या कहते हैं? समीकरण के दाएं ओर वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अभिकारक। इसे क्या कहते हैं? अभिकारक। इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिफल। इसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। और ये तीर चिन्ह ये दिखाता है कि अभिक्रिया किस हो रहा है। अगर तीर चिन्ह इस पार में रहेगा तो समझेंगे कि अभिक्रिया इस पार में हो रहा है, और तीर चिन्ह अगर इस पार में रहेगा तो समझेंगे कि अभिक्रिया उस पार में हो रहा है। तो प्रतिफल को, समीकरण के दाएं वाले को प्रतिफल कहते हैं और इस पार वाले को क्या कहते हैं? इस पार वाले को अभिकारक कहते हैं। वही चीज सेम टू सेम लिखे हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छा समझने की कोशिश कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आप लोगों को एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इस 5 को लिख देना है, आप लोगों को 2 नंबर एग्जाम में दे देगा। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया के विकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के किस ओर है? बाईं ओर है ना। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। देखिए प्लस का चिन्ह है, बीच में धन का चिन्ह है, तो धन का चिन्ह दिया है। अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों द्वारा के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं ना, यहाँ पे खड़ा हो जाइए, यहाँ पे खड़ा हो जाइए। इस पर हो गया दाईं ओर, इस पर क्या हो गया? इस पर हो गया बाईं ओर। तो दाईं ओर ये बात दाया, ये बात दाया, ये क्या हो गया? बाया हो गया, दाया बाया। तो दाईं ओर क्या कहते हैं? दाईं ओर वाले को प्रतिफल कहते हैं, बाईं ओर वाले क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। वही लिखा है, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। लिखा है प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। देखिए धन का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। देखिए तो तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया है। इस बार में अभिकारक है, इस बार में क्या है? प्रतिफल है। इसी तरह आप लोग एग्जाम में आ गए तो इस तरह आप लोग बना दीजिएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे स्टूडेंट्स। रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण से लिखने से क्या क्या लाभ होता है ये हम लिखेंगे। अगर बड़का बड़का इसका नाम लिख देंगे, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब का मतलब मान लीजिए सब का नाम लिख करके अगर समीकरण लिखेंगे तो बहुत ज्यादा पन्ना का भी बर्बादी होगा और ज्यादा समय भी लगेगा। जैसे देखिए चूना पत्थर का क्या होता है? चूना पत्थर का सूत्र होता है पत्थर। देखो इतना लिखने में टाइम लगा, इसको देखो CaCO3, देखिए तो तुरंत लिख दिया ना। तो इससे क्या होता है? समय का भी बचत होता है और कागज का भी बचत होता है। जैसे वह कली चूना, कली चूना, कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO होता है, CaO। देखिए CaO इतना लिखा है, इसको लिखने में कितना टाइम लगता है? तो वही बात लिखेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण के क्या क्या फायदे हैं? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होता है? क्या क्या लाभ होता है? रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होता है? इसको वैज्ञानिक ऐसे बना दिया है, इसको कोई लाभ है तभी तो बनाया है। हाँ, लिखने से क्या क्या लाभ होता है वही लिखेंगे। अथवा रासायनिक समीकरण के फायदे को लिखिए। रासायनिक समीकरण के फायदे को लिखें। रासायनिक समीकरण के देखे तो रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? रासायनिक समीकरण के क्या फायदे? रासायनिक समीकरण का फायदा लिखेंगे। फायदा, बिना फायदा का कुछ तो बना नहीं है दुनिया में, जानवे करते हैं। इसका फायदा लिखेंगे। रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित फायदे हैं, लिखेंगे। रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित फायदे हैं। रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित फायदे हैं के उपयोग से निम्नलिखित लाभ है। लाभ का ही दूसरा नाम होता है फायदा और घाटा। घाटा मतलब जानते हैं हानि, और फायदा मतलब होता है लाभ। निम्नलिखित लाभ है, निम्नलिखित लाभ होते हैं, निम्नलिखित लाभ होते हैं। कोई 3 को लाभ लिख दीजिएगा, एग्जाम में आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोगों के एग्जाम में 2 को लिखना चाहिए, लेकिन 3 को आप लोग लिख दीजिएगा तो 2 नंबर दे देगा। तो पहला लाभ लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपना लैंग्वेज में लिखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने में आसानी होती है ना, होता है देखिए, तो समीकरण के रूप में लिखने में आसानी होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में अपना लैंग्वेज में लिखिए, वहां पे लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, तो वहां पे अपना शब्दों में उत्तर देना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है, लिखना आसान, देखो कितना अच्छा लैंग्वेज लिखे, लिखना आसान होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने में आसानी होती है, लिखना आसान होता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे। दूसरा इसका होता है क्या, इससे कागज तथा कॉपी की बचत होती है, सॉरी, कागज तथा समय की बचत होती है। कागज और कॉपी के बात हुआ ना, कागज और समय की बचत, जैसे अभी तुरंत बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट सब, जैसे चूना सबका बताए थे, चूना पत्थर, चमदुर्गो नाम का चूना पत्थर संजूर पत्थर, देखिए कितना देर लगा लिखने में, लगाने इसको पढ़ाई से लिखेंगे CaCO3, देखिए हो गया। कली चूना कॉलम, देखिए कली चमदुर्गु नाम का चूना, कितना देर लगा लिखने में, CaO लिखने, हो गया। तो इस तरह लिखने में आसानी होती है। तो इससे क्या होता है ना, इतना जगह जगह, इससे इतने से जगह जगह, इससे इतना जगह, इससे इतने जगह, तो इससे समय का भी बचत हुआ और कागज का भी बचत हुआ। तो लिखेंगे दूसरा नंबर, इससे इससे समय समय तथा कागज, समय तथा कागज की बचत होती है। इससे समय तथा क्या होती है, कागज की क्या होती है, बचत होती है। रासायनिक समीकरण से क्या लाभ होता है, रासायनिक समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने में आसानी होती है, इससे समय तथा कागज की बचत होती है। तीसरा नंबर लिखेंगे, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यकता द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। इतना नहीं लिखिए, दो गुण लिखना है, 2 नंबर दे देगा। एग्जाम में कहता है अपने शब्दों में उत्तर दे, इतना सा लिखेगा, आप लोगों को 2 नंबर दे देगा। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, जितना बात इसमें कहा जाए उतने बात परीक्षा में लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। रासायनिक समीकरण की सीमाओं के बारे में लिखना है, रासायनिक समीकरण की क्या क्या सीमा है उसके बारे में लिखेंगे। ललकाला मार्क ले लेते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाओं के बारे में लिखेंगे, तो लिखिएगा रासायनिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की सीमाओं को लिखें, रासायनिक समीकरण की सीमाओं को लिखें, और रासायनिक समीकरण के क्या क्या सीमा है वो सारी सीमा लिखेंगे। तो देखिएगा रासायनिक समीकरण क्या क्या सीमा है। रासायनिक समीकरण के से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। इसका क्या क्या सीमा है, सीमा मतलब होता है कि इसका क्या क्या हानि है, सीमा मतलब कि कहां तक ये सीमित है, मतलब इससे जो है ना, रासायनिक समीकरण के से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी इस समीकरण से नहीं हो पाती है। इसको एक कम के अथवा देकर के लिख लीजिए, रासायनिक समीकरण के क्या क्या हानि है, रासायनिक समीकरण की हानियों को लिखे, अथवा करके लिख दीजिए, अथवा रासायनिक समीकरण की हानियों को लिखे, रासायनिक समीकरण समीकरण के हानियों को लिखें। रासायनिक समीकरण का क्या क्या हानि है उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिएगा, रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित सीमाएं या हानियां हैं। रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित हानियां है।
रासायनिक समीकरण की क्या है निम्नलिखित हानियां? नंबर 1 क्या बारे? रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित हानियां है। हल्ला नहीं करना, संदेश बैठे रहना। किसी भी रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती। इसके अभिकारक और प्रतिफल जो इसका भौतिक अवस्था यानी क्या ठोस द्रव गैस जो होता है उसके बारे में पता नहीं चलता है। भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस द्रव गैस। पदार्थ का 3 अवस्था पढ़ते हैं जनरली। ठोस द्रव गैस होती है 5 अवस्था। चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा अवस्था और पांचवों को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन ऐसे कुछ नाम होता है। नंबर 1 रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों के अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। देखा क्या घटा होता है इसका। हाँ, रासायनिक समीकरण से क्या होता है? अभिकारक और प्रतिफल जो होता है उसका भौतिक अवस्था के बारे में आप लोग पता नहीं कर सकते। दूसरा नंबर देखिए, इसका दूसरा नंबर हानि क्या है? अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। अर्थात समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी। ठीक है। नंबर 2, इसे अभिक्रिया को पहचानने में अति हो जाता है, कंफ्यूजन है कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है, यही पहचानने में अति दिक्कत हो जाता है। तो दूसरा नंबर लिखेंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की जानकारी अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित अवशोषित ऊष्मा की जानकारी नहीं हो पाती है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसएडवांटेज। अवशोषित ऊष्मा की जानकारी नहीं हो पाती है। तीसरा नंबर लिखेंगे, दिख रहा है नहीं यहाँ पे? तीसरा, ठीक, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर 2 नंबर का ये पूछेगा, 2 नंबर में से 2 को होने लिखे या 3 को होने लिख दिए काफी है। 3 को होने, तीसरा को अच्छा सा होने लिखा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। छोड़िए इसको। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण जो है वो क्या करता है? अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में, मतलब अभिक्रिया के वेग जो था उससे रिलेटेड कोई बात नहीं बताता है। समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण का क्या क्या हानि है। देखिए
रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं लगा सकते हैं। इसका क्या भौतिक अवस्था था, ये ठोस था कि द्रव था कि गैस था, इसका पते नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी मुख्यतः अवस्था होती है, 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। तो रासायनिक समीकरण से ये पता नहीं लगा सकते हैं ये सॉलिड था, लिक्विड था कि गैस था, ठोस था, द्रव था कि गैस था। ठीक है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित अवशोषित ऊष्मा की जानकारी नहीं हो पाती है। जब अभिक्रिया होगा तो उसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होगा या अवशोषित होगा, उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। इससे ये पता नहीं चल पाएगा कि ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी, पता नहीं चल पाएगा। तीसरा में देखिए, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। अभिक्रिया के बीच में जो वेग तय होता है उसके बारे में कोई जानकारी ये नहीं देता है। तो आप लोगों को ये 3 ठो लिखना एग्जाम में होता है, तो 4-5 ठो ढेरी होता है, लेकिन 3 आपको लिखना एग्जाम में, 2 नंबर दे देगा। आप लोग इसको अच्छा से वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। नोट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग नोट डाउन तो कर लिए होंगे। हम नोट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। नोट पॉइंट मेरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है मेरा नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए नोट पॉइंट को जरूर हम लिखाते हैं। तो पहला नोट पॉइंट लिखिएगा, पहला नोट पॉइंट लिखिएगा, पहला नोट पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखेगा, सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। सिल्वर की तुलना में कॉपर क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। सबसे पहला नोट पॉइंट लिखते हैं, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। नंबर 1, लोहा, लोहा क्या होता है, कॉपर से, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक, अधिक क्रियाशील होता है। नोट नंबर 1, क्रियाशील होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर नेक्स्ट, सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। मतलब सिल्वर की तुलना में कॉपर, मतलब कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। जैन लिखा हुआ है, कॉपर, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर जो है ना सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, लिखेंगे नेक्स्ट नंबर, कॉपर सिल्वर से, सिल्वर मतलब चांदी, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। बहुत ही खतरनाक है, अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। मेरा नोट पॉइंट पढ़ के जाइए, ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा बनेगा आप लोगों से। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। दूसरा नोट पॉइंट, अब तीसरा नोट पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा नोट पॉइंट है जिंक, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जिंक क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जिंक का दूसरा नाम है जस्ता, जिंक का दूसरा नाम क्या होता है, जस्ता। जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता, याद रखेगा, जिंक का दूसरा नाम जस्ता। जिंक कॉपर से, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील, क्रियाशील होता है। जिंक क्या होता है, कॉपर से कम की कॉपर से ज्यादा, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर नेक्स्ट क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। ब्रोमीन एवं आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन, मतलब क्लोरीन जो है ना, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन जो है कोमा, ब्रोमीन तथा आयोडीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन एवं, ब्रोमीन एवं आयोडीन से, ब्रोमीन एवं आयोडीन से अधिक क्रियाशील होता है, याद रखिएगा, अधिक अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, क्लोरीन जो है ना ब्रोमीन एवं आयोडीन से अधिक क्रियाशील होता है। नोट नंबर नेक्स्ट, इधर तो ये सब पढ़ाया हुआ है, उस दिन लिखाया था जिंक सल्फेट का सूत्र सब लिखा दिए हैं, नोट करके सूत्र सब लिखा दिए थे। सूत्र सब के बाद देखते हैं क्या नोट पॉइंट है। नोट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में जो भोजन का पचना होता है, भोजन जो हम लोग के शरीर में पचता है वो कौन सा विक्रिया होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पूछता है वो कौन सा विक्रिया, तो अपघटन विक्रिया। कौन सी विक्रिया है, अपघटन विक्रिया है। तो याद रखिएगा,
भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। भोजन का पचना इतने बार पूछा है कि मास्टर बुरा के पूछते पूछते याद रखिएगा। मानव शरीर में भोजन का पचना अभिक्रिया है। मानव हाँ ना, अपघटन और ऑक्सीकरण दोनों अलग अलग बात है, लेकिन ऑक्सीकरण भी होता है और ये भी होता है, अपघटन भी होता है। मानव शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है। याद रखिएगा, भोजन का पचना कौन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। बहुत बार पूछा है। अपघटन अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना कौन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब नवंबर दिसंबर आएगा उसमें खाली नोट पर पढ़ाएंगे, एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए नोट नंबर नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है। कौन कौन अभिक्रिया साथ साथ होती है? ऑक्सीकरण एवं अपकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है। जब साथ साथ होती है उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया सदैव, सदैव मतलब हमेशा, अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है। याद रखिएगा, सदैव साथ होती है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? जो सदैव साथ साथ होती है, और इसे साथ साथ होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक कहलाता है। याद रखिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह ऑक्सीकारक नहीं, अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकारक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? वह अपकारक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह अवकारक, वह अवकारक कहलाता है। याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीकरण वह अपकारक, जिसका अवकरण वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का अपकरण होता है, जिस पदार्थ का अपकरण होता है वह क्या कहलाता है? वह ऑक्सीकारक कहलाता है। वह ऑक्सीकारक कहलाता है। याद रखिएगा, जिस पदार्थ का अपकरण होता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया का वितरण बताए ना, ये साथ साथ होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखिएगा, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत गर्मी है स्टूडेंट्स, तब देखिए। नेक्स्ट देखिए, खाद्य पदार्थ हम लोगों का महकने कैसे लगता है? बासी हो जाता है तो क्या होता है? महकने लगता है ना। कैसे महकता है? उसमें देखिए, उसमें वसा तेल जो है ना ऑक्सीकृत होकर खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। उसमें जो तेल और वसा होता है वह खाद्य पदार्थों को क्या करता है? दूषित कर देता है। तो याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए वायु की उपस्थिति आवश्यक है। एक मोमबत्ती लीजिएगा, मोमबत्ती को गिलास से ढक दीजिए, जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगा तब तक जलेगा, फिर बुझ जाता है। प्रकाश रोशनी का विक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए, नहीं होगा तो प्रकाश रोशनी का विक्रिया नहीं होगा। इतना सा नोट नंबर था, नोट नंबर लिखा देते हैं। प्रकाश रोशनी का विक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति नहीं बार है। प्रकाश रोशनी का विक्रिया
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया 9 में है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक ये घटित नहीं होगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, याद रखिएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, घटित होता है। बस इतना सा रहने दीजिए। देखिए क्या कर लिखे हैं। लोहा कॉपर से अधिक्रियाशील होता है, याद रखिएगा। लोहा क्या होता है? कॉपर से अधिक्रियाशील होता है, कॉपर से अधिक्रियाशील होता है। कॉपर सिल्वर से अधिक्रियाशील, कॉपर क्या होता है? सिल्वर से अधिक्रियाशील होता है। कॉपर जो है ना सिल्वर से अधिक्रियाशील होता है। जिंक कॉपर से अधिक्रियाशील होता है, जिंक के साथ क्या होता है? कॉपर से अधिक्रियाशील होता है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन ब्रोमीन एवं आयोडीन दोनों से अधिक्रियाशील होता है। क्लोरीन क्या होता है? ब्रोमीन एवं आयोडीन से दोनों से क्रियाशील होता है। हम लोगों को जो गलगन या घेंगा रोग होता है, याद है ना? गलगन और घेंगा रोग होता है, उसके लिए हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। आयोडीन नमक, सब जो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, नया आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो गलगन हो जाएगा, गलगन घेंगा रोग हो जाएगा। तो ये सब बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, बायोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ाएंगे कि हम लोगों के घेंगा रोग क्यों होता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, ये सारी चीज बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। आप लोगों के एग्जाम में फेमस क्वेश्चन ये भी है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, ये जब बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो मानव शरीर में भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है? मानव शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है। सदैव साथ साथ होती करने का मतलब है हमेशा साथ साथ होगा। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अपकारक कहलाता है। और जिस पदार्थ का अपकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। जिस पदार्थ का अपकरण होगा वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाता है। देखिए ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जो साथ साथ उसे क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किस में घटित होगा? जब तक प्रकाश नहीं उपस्थित होगा तब तक अभिक्रिया ये घटित नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। बाय बाय।